गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सक्सेना मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का एक वीडियो तैयार किया था जो आप लोगों ने देखा होगा। उसी का सेकंड पार्ट में यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है, अपन एक एक लाइन को लिखते हुए चलते हैं। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है आपका Na2CO3। ये कितना है स्टूडेंट्स? 5.3 ग्राम। ये किससे रिएक्शन कर रहा है आपका? ये आपका रिएक्शन कर रहा है एथेनोइक एसिड से, मतलब एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को अपन क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका CH3COOH। ये इससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और इसका क्वांटिटी कितनी है? 6 ग्राम। तो जो प्रोडक्ट हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं वो क्या क्या प्रिपेयर हो रहे हैं? वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। ये आपका कितना प्रिपेयर हो रहा है? 2.2 ग्राम। उसके बाद आपका 0.9 ग्राम वाटर, मतलब पानी। पानी कितना प्रिपेयर हो रहा है? 0.9 ग्राम। और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइट। 8.2 ग्राम क्या हो रहा है? सोडियम एथेनोइट तैयार हो रहा है, मतलब कि CH3COONA। ये हो रहा है आपका 8.3 ग्राम। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है बच्चों? वो बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जितने रिएक्टिव हैं, जितना वेट रिएक्टिव का है उतना ही वेट किसका तैयार होगा? प्रोडक्ट्स का तैयार होगा। इन सबको अपन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? रिएक्टिव। और ये सब क्या होंगे? प्रोडक्ट हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है कि जितना वेट रिएक्टिव का है उतना ही वेट किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि हम इनके वेट का टोटल कर लेते हैं। ओके, वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड वेट कितना हो रहा है? 5.3 + 6 = 11.3। सिमिलरली राइट हैंड साइड का वेट देख लेते हैं। एंड वेट ऑफ राइट हैंड साइड, वेट बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं, आप मास बोल दीजिए। तो 2.2 + 0.9 + 8.3, इसको हम ऐड करेंगे तो आपका वही सेम 11.3 आ रहा है ग्राम। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मास आ रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है? राइट हैंड साइड की मास की इक्वल हो रहा है, ठीक है। और यही क्या है आपका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास जो है उसको अपन को इक्वल शो कर देना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मतलब प्रूफ हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो एग्री करता है किससे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी मास से रिलेटेड है, एटॉमिक मास से रिलेटेड है। वो भी मैं आपको बताता हूं, इससे आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन and oxygen combine in the ratio of 1:8। हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O ये 1:8 के रेशो में कंबाइन होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन 1 है तो उसके साथ ऑक्सीजन कितनी जुड़ेगी? 8 जुड़ेगी।
अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो ऑक्सीजन के 8 एटम जुड़ेंगे। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 8 ग्राम होगी। ठीक है, आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, बाय मास टू फॉर्म वाटर व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन क्वेश्चन में कितनी दी है? 3 ग्राम, और हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा ताकि ये कंप्लीटली रिएक्शन हो जाए और वाटर बन जाए। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन अगर 1 हो तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 8 होती है। इसीलिए अगर हाइड्रोजन आपकी कितनी है? 3 ग्राम है, then oxygen will be 3 into 8 is equal to 24 ग्राम। ओके, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर हाइड्रोजन 1 यूनिट है तो ऑक्सीजन कितनी? 8 यूनिट कंज्यूम हो रही है। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना वेट लगेगा उसको निकाल करने के लिए? 3 into 8 is equal to 24 ग्राम। तो इस क्वेश्चन से भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो डाल्टन की जो पास्टुलेट है, तो कौन सी पास्टुलेट से टैली होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल्टन की कौन सी पास्टुलेट से एग्री करता है? जो डाल्टन है उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी में उसने 6 पास्टुलेट दिए थे। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है? इसकी सेकेंड पास्टुलेट से एग्री करता है। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो हैं वो क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल हैं और केमिकल रिएक्शन में ना तो वो प्रोड्यूस होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। देखिए, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो चीज रिएक्शन जितनी क्वांटिटी में कर रही है उतनी ही क्वांटिटी में अपने पास प्रोडक्ट भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किससे एग्री करता है? डाल्टन की सेकंड पॉस्टुलेट से। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डाल्टन की किस पॉस्टुलेट से टैली करता है? तो जो आपकी डाल्टन की 6th पॉस्टुलेट है, डाल्टन की 6th पॉस्टुलेट से आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टैली करता है। 6th पॉस्टुलेट क्या है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है, गिवन है, उसमें रिलेटिव नंबर्स ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स हमेशा कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब कि उनका सोर्स कुछ भी हो, किसी भी सोर्स से वो निकाल के लाए जाए, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स हैं या जो कहना चाहिए एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। ऑक्सीजन का कितना एटम होता है? 1 एटम होता है। तो ये जो रेशो है 2:1, ये हमेशा वाटर के लिए फिक्स रहेगा, चाहे आप वाटर नदी से लेकर आए, नाले से लेकर आए, समुद्र से लेकर आए, कहीं से भी आप पानी लेकर आए, उसमें इम्प्योरिटीज तो हो सकती है, लेकिन वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं उनका रेशो हमेशा कितना रहेगा? 2:1 रहेगा। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि डाल्टन की जो 6th पॉस्टुलेट है उससे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है टैली होता है। तो ये 4th क्वेश्चन जो है मैंने इसमें आपको कराएंगे।
आपके मुझे लगता है कि सारे की सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे। अब नेक्स्ट में इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ आयंस। आयंस किसको बोलते हैं? अभी तक हमने देखा था कि कोई भी एटम जो रहता है वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि वो न्यूट्रल हो जाए। जिस तरह की नोबल गैसेस रहती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये नोबल गैसेस रहती हैं, इनका बाहर का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो सभी एलिमेंट्स के एटम ऐसी कोशिश करते हैं कि वो भी कैसे हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और फुल रिलैक्स कंडीशन में रहे, उन्हें किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ना पड़े। तो न्यूट्रल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उनको अपना बाहर का ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। जैसे मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया था पहले वाले वीडियो में कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इसके राउंड अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स में घूमेंगे। ओके, 11 इलेक्ट्रॉन हम इसके ऑर्बिट में भरते हैं तो किस तरीके से आएंगे, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपको पता है ये बात। दूसरी ऑर्बिट में 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 और 8 10, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है जो इसके ऑर्बिट में अपन को फिल करना है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सोडियम क्या चाहता है, सोडियम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, किसी से रिएक्शन नहीं करे। तो वो एक ऐसे एटम को ढूंढता है जिसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। वो उस एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसकी बाहर की ऑर्बिट खत्म हो जाती है और इसके अंदर की जो ऑर्बिट बचती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहते हैं और इस तरीके से सोडियम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन देता है उस कंडीशन में क्या होता है वो हम समझते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अब कितने हो गए, -1 कर दिया, 10 हो गए। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि इसके पास जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, वो एटम के अंदर ही रहते हैं। तो अंदर यहाँ पे कितने होंगे, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, ये हमें पता है, और न्यूट्रॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन के नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिकली रूप से एक एटम जो रहता है न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या हो रहेगा, रोटेट कर रहा है। तो पूरा का पूरा एटम देख लिया जाए तो 11 पॉजिटिव प्लस 11 नेगेटिव, मतलब चार्ज इस पे कितना रहता है, 0। लेकिन तब क्या होता है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसके पास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आया जो कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कंडीशन क्या बचेगी, 1 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस कर दिया, मतलब आप इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही हैं, कितने, 11। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 प्रोटॉन का चार्ज तो न्यूट्रल कर सकते हैं, मतलब 10 माइनस चार्ज और 10 प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन 1 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इस पे अभी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आयन। मतलब कि अब ये क्या बन गया, इसे हम लिखेंगे Na+, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम का आयन। क्लियर? तो सोडियम का आयन कैसे बना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसमें एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हो गया, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन जो है 11 प्रोटॉन को न्यूट्रल करे हुए थे। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10,
10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन का चार्ज न्यूट्रल कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज इस पे बच गया, वही एक प्रोटॉन का चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस। ठीक है, तो ऐसे एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे आयन। आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं जिन्हें हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनायन। इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने यहाँ पे दिया हुआ था वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्लोरीन का आपको मैं मॉलिक्यूल एटम बना रहा हूँ क्लोरीन। एटॉमिक नंबर इसमें 17 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 होंगे, प्रोटॉन भी 17 होंगे। क्लियर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन इसमें न्यूक्लियस में होते हैं। अब इसकी मैं ऑर्बिट बना रहा हूँ, ये देखिए पहली ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, फिर दूसरी ऑर्बिट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट फिर बनेगी, इसमें मैं कितने डालूंगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 8 10 और 7 और डाल दूं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो इसके पास आ रहा है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर की ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी एटम से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और फिर किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन इसको दिया है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है और वो इसकी ऑर्बिट में आ जाता है। अब देखिए पिक्चर क्या हो गई। पहले इसमें क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था और 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज था। दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0, 17 पॉजिटिव प्लस 17 नेगेटिव 0। तो क्लोरीन शुरू में जो था, जब इसने रिएक्शन नहीं किया था तो इस पे नेट चार्ज कितना था, 0 था। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है। अब इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू इसके पास होगा 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन और इधर है 17 प्रोटॉन, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। मतलब उसे अब हम लिखेंगे क्या, Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब क्या हो गया कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम एनायन बोलेंगे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है, जिसको हम आयन तो बोल रहे हैं लेकिन ये एनायन है। ओके, तो मुझे लगता है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आयन्स हम किन्हें बोलते हैं। ठीक है, आयन क्या है, आयन ऐसे एटम्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयंस तभी बनते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है तो आयंस नहीं बनते। आयंस थोड़े टाइम के लिए बनते हैं और उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आयंस भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ कि Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो NaCl बनता है। तो ये जो आयन है Na प्लस और Cl माइनस, इनका एग्जिस्टेंस थोड़ी सी देर के लिए रहता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली हमें साल्ट मिल जाता है और आयन खत्म हो जाते हैं। तो आयन क्या है, केमिकल रिएक्शन में थोड़ी सी देर के लिए ये जो है प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि चार्ज जो है इन पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 लेकिन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वो आप आगे की क्लासेस में देख सकते हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं 2 किस पे आएगा, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किसी से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। उसको भी अपन देख लेते हैं।
ऑक्सीजन O, ये इसका न्यूक्लियस है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली 8 ही प्रोटॉन होंगे। अब हम इसकी ऑर्बिट डिजाइन करें। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दूसरी ऑर्बिट में कितने डालेंगे? बचे हुए मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं, लेकिन अब 8 इसके पास है नहीं है, तो पहली ऑर्बिट में 2 आ गए तो बाहर की ऑर्बिट में 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए, अभी जो है ऑक्सीजन का एटम जो है न्यूट्रल है चार्ज की फॉर्म में, ठीक है, चार्ज की फॉर्म में न्यूट्रल बोल रहा हूं मैं, एक्टिविटी की फॉर्म में नहीं बोल रहा। इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, क्यों है? क्योंकि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, -8 इस पे चार्ज है और न्यूक्लियस पे +8 चार्ज है। टोटल करोगे आप -8 + 8, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन चूंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। कोई भी मेटल जैसे मैग्नीशियम इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। अब बच्चों पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई है। चेंज क्या हो गई है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 + 2 = 10। लेकिन प्रोटॉन कितने रहे? प्रोटॉन इसके पास 8 के 8 ही रहे, मतलब 8 इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और अब नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 10 हो गया। तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव को तो न्यूट्रल कर सकता है, लेकिन 2 का चार्ज इस पे अभी बचा रह जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 2 माइनस लगा के हम इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज इस पे बैलेंस बच गया, इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे? O के ऊपर 2 माइनस लगा के। तो ये भी क्या हो गया? एक आयन हो गया। इसी तरह 2 प्लस भी आ जाएगा, जैसे मैग्नीशियम का हम देखेंगे तो उस पर 2+ चार्ज डेवलप हो जाएगा। एल्यूमिनियम का देखेंगे तो 3+ चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी आइटम केमिकल रिएक्शन होने पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 3 का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 2 का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 1 का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी के अगेंस्ट में अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, 2 करेगा तो 2 डेवलप हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है आयंस बनते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो एक वीडियो मेरे को और बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू।